Dummies and lifelike masks were placed in their cots, and sometime after the last check at night, the three men went out over the roof, climbed the wall. अल्काट्राज अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को से लगभग 1.25 मील दूर समुंदर के बीच एक टापू है जिसे अल्काट्राज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। असल में 19वीं शताब्दी में इस टापू को एक लाइट हाउस और मिलिट्री फोर्टिफिकेशन के रूप में डेवलप किया गया था, लेकिन साल 1934 में इसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित फेडरल जेल में बदल दिया गया। अमेरिका के सबसे खूंखार और डेंजरस क्रिमिनल्स यहीं पे रखे जाते हैं। एक ऐसी जेल थी जो समुंदर के बीच एक कठोर और निर्जन टापू पर बनी थी जहां से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये टापू चारों तरफ से बर्फ जैसी ठंडे पानी, समुंदर की खौफनाक टाइड्स और खड़ी पथरीली चट्टानों से घिरा हुआ था। यह अपने आप में एक प्रकृति की किला बन चुका था जहां न छुपने की कोई जगह न भागने की कोई रास्ता। इस कठिन और डरावनी सूरत की वजह से इस जगह को दुनिया का एक नाम दिया, द रॉक। 1934 से लेकर 1963 तक अल्काट्राज से भागने की कुल 36 प्रिजनर ने कोशिश की थी। टोटल 14 एस्केप अटेम्प्ट्स हुए थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी कैदियों को पकड़ लिया गया और कुछ कैदियों की भागने की कोशिश के दौरान मौत हो गई और इसकी वजह साथ ही पूरी जेल को दोबारा डिजाइन किया गया था मजबूत आयरन रॉड से, जिन्हें तोड़ना सोचना भी मुश्किल था। हर दिन हर वक्त मल्टीपल चेकिंग होती थी। गार्ड्स की नजर गार्ड्स के टावर से चारों तरफ रहती थी। यहाँ पे न सिर्फ भागना मुश्किल था बल्कि भागने का ख्याल लाना भी एक गुनाह जैसा माना जाता था। इसीलिए दुनिया मानती थी अल्काट्राज से भागना नामुमकिन है। 12 जून 1962 जब अल्काट्राज जेल में रोज की तरह रूटीन बेड चेकिंग हो रही थी, तब गार्ड्स ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। कुछ सेल्स में कैदियों का रिस्पॉन्स नॉर्मल नहीं था। जब गार्ड्स ने पास जाकर चेक किया तो उनके सामने एक शॉकिंग धोखा था। बेड्स पर जो चेहरे दिख रहे थे वो असली कैदियों के नहीं थे। वहाँ रखे हुए थे प्लास्टर से बने हुए, स्किन टोन पेंट से रंगे हुए और असली बाल से तैयार किए गए फेक डमी हेड्स। इन नकली हेड्स ने पूरी रात गार्ड्स को ये लगने दिया कि कैदी अपने सेल्स में सो रहे हैं। जेल्स अथॉरिटीज ने तुरंत पूरे आइलैंड को लॉकडाउन कर दिया। हर सेल, हर पैसेज और पूरी अल्काट्राज आइलैंड में इंटेंसिव सर्च शुरू कर दी गई। ये कंफर्म हो गया कि 3 कैदी अपनी सेल्स में मौजूद नहीं थे, आंगलन, उसका भाई क्लैरेंस आंगलन और फ्रैंक मॉरिस। ये एक सिंपल एस्केप नहीं था, यह एक केयरफुली प्लान्ड जेल ब्रेक था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, कैसे से 3 कैदियों ने अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल से भाग निकलने का प्लान बनाया। अब हम देखेंगे पूरा एस्केप प्लान। फ्रैंक मॉरिस को 18 जनवरी 1960 को अल्काट्राज भेजा गया। इसका इनमेट नंबर था AZ1441। मॉरिस को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था और वो पहले भी कई जेल से एस्केप कर चुका था। जॉन आंगलन 24 अक्टूबर 1960 को अल्काट्राज पहुंचा। इनमेट नंबर AZ1476। वो डिसिप्लिन था और स्विमिंग में काफ़ी स्ट्रांग माना जाता था। क्लैरेंस आंगलन जॉन का भाई था। 16 जनवरी 1961 को अल्काट्राज भेजा गया। इनमेट नंबर AZ1485 और ये दोनों भाई बचपन से स्विमिंग में काफ़ी स्ट्रांग थे। एलन वेस्ट पहले 1957 में अल्काट्राज आया था। 10 साल की सजा काट के गया था। फिर 1958 में उसे दोबारा अल्काट्राज भेजा गया। इनमेट नंबर AZ1335। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एलन वेस्ट का इनमेट नंबर 1335, फ्रैंक मॉरिस 1441, आंगलिन ब्रदर्स का 1476 और 1485। इसका मतलब ये था एलन वेस्ट जेल में बाकी सबसे ज्यादा वक्त काट चुका था। वो जेल का सिस्टम से, रूल से और कॉरिडोर से अच्छी तरह वाकिफ था। एलन वेस्ट को जेल का इंटरनल लेआउट यानी जेल का मैप काफी अच्छे से पता था और इसी एक्सपीरियंस की वजह से उसके फ्रैंक मॉरिस को, जो कि प्लान का मास्टरमाइंड था, काफी हेल्प किया था। 30 जनवरी 1960 फ्रैंक मॉरिस को सेल नंबर 138 में शिफ्ट किया गया, जो कि बी ब्लॉक के आउटर साइड पर था। एलन वेस्ट मॉरिस के बिल्कुल नेक्स्ट सेल में रहता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉरिस और वेस्ट के बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी पहले से। इस दौरान मॉरिस का मुलाकात हुआ जॉन आंगलन से, क्योंकि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। जब क्लैरेंस आंगलन अल्काट्राज आया तो दोनों भाई एडजॉइनिंग सेल्स में रहने लगे। यहीं से ये चारों एक दूसरे के करीब आए।
ये एस्केप प्लान एक रात का बिल्कुल भी नहीं था, ये लगभग 6 महीने का प्लान था। पहले ये पुराने सॉ ब्लेड्स, 20 साल के मेटल स्पून्स, वैक्यूम क्लीनर मोटर से बना होममेड इलेक्ट्रिक ड्रिल, ये सब कलेक्ट किए और इसी टूल्स माध्यम में ये अपने सेल्स के सिंक्स के नीचे जो वेंटिलेशन डक्ट होता है उसको धीरे धीरे बड़ा करने लगे। और मॉरिस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था जो कि नॉइज छुपाने के लिए बिल्कुल काम आता था। ड्रिलिंग के टाइम में ये आवाज पूरा दबा देता था और वो वेंटिलेशन में होल्स को हाइड करने के लिए पेंटेड कार्डबोर्ड का यूज किया जाता था। जब होल्स काफी बड़े हो गए, वो सेल्स के पीछे वाले अनगार्डेड यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंच गए। वहां से वेस्ट पाइप से सेल ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। का सीक्रेट वर्कशॉप बना ली। हर दिन गार्ड से छुप के वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाते थे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। कोई नीचे गार्ड्स का आने जाने का खबर रखता था तो उनमें से कोई सीक्रेट वर्कशॉप जाके टूल्स बनाता था। वर्कशॉप में 4 चीज बनाई गई थी, एक लाइफ जैकेट, एक रबर बोट, पैडल और डमी हेड्स। वर्कशॉप में उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट्स कलेक्ट किए, उनसे लाइफ जैकेट बनाए, एक 14 फीट का रबर बोट भी बनाया और ये रबर रैफ्ट को स्टीम स्पाइक की हीट से सील किया गया। पैडल्स प्लाईवुड से बनाया गया था और कार्ड्स को पुल करने के लिए साबुन, टूथपेस्ट, कंक्रीट डस्ट और टॉयलेट पेपर से डमी हेड्स बनाए गए, जिन पर मेंटेनेंस ऑफ का पेंट और बार्बर सबके बाल लगाए गए थे। बेड्स पर कपड़े रखकर डमी हेड्स पिलो पर रख दिया गया ताकि लगे कैदी सो रहे हैं। 11 जून 1962 की रात की 9:30 बजे लाइट्स आउट के बाद जब पूरी जेल सो चुकी थी, इसके प्लान फाइनली शुरू हुआ। फ्रैंक मॉरिस और अंगलिन ब्रदर्स ने अपने बेड्स पर डमी हेड्स सेट किए और अपनी सेल से आखिरी बार बाहर निकल गए। लेकिन इस मोमेंट पर एलन वेस्ट का साथ एक प्रॉब्लम हो गई। वेस्ट ने अपने भेंट के आसपास जो सीमेंट लगाया था वो पूरी तरह हार्ड हो चुका था। पेंट का ओपनिंग छोटा हो गया, ग्रिल अपनी जगह पर जाम हो चुकी थी। इस वजह से एलन वेस्ट अपनी सेल से बाहर नहीं निकल पाया। मॉरिस और अंगलिन ब्रदर्स सर्विस कॉरिडोर के थ्रू वेंटिलेशन शैफ्ट चढ़कर रूफ तक पहुंच गए। जब वो शैफ्ट से बाहर निकले तो एक लाउड क्रैश की आवाज आई। गार्ड्स ने आवाज सुनी लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तीनों अपना सब सामान साथ लेके किचन वेंट पाइप के सहारे लगभग 50 फीट नीचे स्लाइड करके ग्राउंड पर आ गए। के बाद उन्होंने 12 फीट का कांटेदार तार का बॉर्डर को क्रॉस किया फाइनली और नॉर्थ ईस्ट शोर लाइन पर तक पहुंच गए, पावर प्लांट के पास। ये जगह गार्ड्स के टावर और सर्चलाइट का ब्लाइंड स्पॉट थी। यहीं पर उन्होंने अपनी तैयार किए गए रैफ्ट को इन्फ्लेट की। FBI की रिकॉर्ड मुताबिक रात के लगभग 11:40 को फ्रैंक मॉरिस और अंगलिन ब्रदर्स रैफ्ट लेकर अल्काट्राज से निकल गए। जब तक एलन वेस्ट ग्रिल हटाकर वेंट को फिर से वाइडन कर पाया, तब तक बाकी 3 जा चुके थे। एलन वेस्ट फिर से वर्कशॉप आया और उसको मिला एक अनफिनिश्ड रैप, प्लाईवुड का पैडल, 3 लाइफ जैकेट और उसका अपना डमी हेड। वेस्ट ने जब शैफ्ट को ऊपर उठाया और झांका तो एक गार्ड का आवाज आया। वो एक पल के लिए पूरा घबरा गया और फिर वहीं से वापस नीचे उतर गया। थका हुआ और अकेला एलन वेस्ट अपनी सेल्स में वापस चला गया। एस्केप का पता 12 जून 1962 की सुबह लगभग 7 बजे पता चला। वेकअप बेल के बाद गार्ड्स ने देखा क्लारेंस अंगलिन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। जब गार्ड ने उसने उठाया, डमी हेड्स नीचे गिर गया। थोड़ी ही देर में फ्रैंक मॉरिस और जॉन अंगलिन का डमी हेड से मिल गया। तुरंत पूरी जेल लॉकडाउन कर दी गई। अगले 10 दिन तक इंटेंस खोजताड़ शुरू कर दी गई। लगभग 3 दिन बाद 14 जून को एंजल आइलैंड के पास समंदर में एक पैडल मिला। उसी एरिया में प्लास्टिक में रैप्ड वॉलेट भी मिला और अंगलिन ब्रदर्स की फैमिली डिटेल्स था। 21 जून को गोल्डन गेट ब्रिज से लगभग 3 किलो लाइव वेस्ट भी मिली। अगले दिन अल्काट्राज के पास और एक लाइव वेस्ट मिली। इसके बाद कोई भी सॉलिड एविडेंस कभी नहीं मिला। जब एलन वेस्ट को पूछा गया, वो बताया कि प्लान एंजल आइलैंड तक जाना था, फिर मेनलैंड। फाइनल FBI रिपोर्ट के मुताबिक रैफ्ट कभी नहीं मिली। इस केस का कोई फाइनल आंसर आज तक नहीं मिला और फाइनल FBI रिपोर्ट के बाद केस क्लोज कर दिया गया। आज तक ये कभी कंफर्म नहीं हो पाया कि उस रात के बाद क्या हुआ और वो 3 कैदी कहाँ गए। तीनों की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।